जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम और एक कंटेम्प्ररी टॉपिक को देखने वाले हैं, जो कि है प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज। इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, सभी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। प्लस जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उस पर भी नज़र डालेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से। और प्लेलिस्ट में आपको जीएस 1, 2, 3, 4 चारों के लिए जितने भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज है वो देखने को मिल जाएंगे। इसलिए प्लेलिस्ट पर आप ज़रूर जाइए, जिससे कि आपको जितने भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज है वो सब वहाँ पर मिल जाए, और वो भी जो टॉपिक वाइज है वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम प्राइवेटाइजेशन जो उसके बारे में शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लाए जा रहे हैं, जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। मतलब बेसिकली एक फाउंडेशन कोर्स है, जहाँ पर आपको जीएस 1, 2, 3, 4 सभी की तैयारी जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको ये वीडियोस देखने के बाद कोई भी और सोर्सेस रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेमो लेक्चर जो है वो भी आप देख सकते हो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और कम से कम प्राइजेस में, क्योंकि बाकी जगहों पर अगर आप देखोगे तो जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में आपको एक साल का मिल जाएगा। एंड एक साल का लेकर आप आराम से प्रिपरेशन जो है अपनी पूरी कर सकते हो। प्लस आपको पीडीएफ वो सारी फैसिलिटी मिलती है, एंड आपको पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी मिलता है। मतलब मैं लाइव आपके साथ इंटरेक्शन करता हूँ अगर आपको कोई भी डाउट, क्वेरी या जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए। तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप एंड वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम हिस्ट्री जो है इंडियन रेलवेज की या फिर ओवरऑल रेलवेज की वो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पब्लिक रेलवे जो है वर्ल्ड में वो स्टार्ट हुई थी 1825 में बिटवीन स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन। तो ये जो है इस तरीके की ट्रेन आपको देखने को मिलती है। तो ये फर्स्ट पब्लिक रेलवे जो है वो हमें देखने को मिली थी। कभी कभार क्या होता है, आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी पूछ ली जाती है, तो इससे ये भी आपको पता रहना चाहिए। एंड फर्स्ट रेलवे यहाँ पर जो इंडिया में प्रपोजल रखा गया था वो मद्रास में रखा गया था 1832 में। अब उसके बाद होता क्या है, देखिए हमें पता है कि 1853 में ट्रेन आई थी, लेकिन उससे पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो आप लोगों को पता नहीं रहती है। तो यही इस सीरीज़ का या फिर इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि आपको सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर माइंड मैप के थ्रू पता चले, क्योंकि माइंड मैप से जब हम पढ़ते हैं तो हमें याद रखने में काफ़ी आसानी होती है। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर मयूर मोगरे सर्च कर सकते हो, एंड वहाँ पर आपको जितनी भी पीडीएफ है इसकी माइंड मैप की वो मिल जाएगी। अब देखिए कंट्री को फर्स्ट ट्रेन मिलती है इन द फॉर्म ऑफ रेड हिल रेलवे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। यहाँ पर इंडिया को फर्स्ट ट्रेन मिलती है इन द फॉर्म ऑफ रेड हिल रेलवे, जो बिल्ड की गई विद द सोल पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ग्रेनाइट फॉर द रोड बिल्डिंग। जो रोड बिल्डिंग है उसके लिए ग्रेनाइट जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए सोली सिर्फ इसके लिए हमें जो रेलवे है वो देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर रेलवे भली देखने को मिल रही है, लेकिन ये हमारी जो नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन होती है वो यहाँ पर नहीं है। देन 1845 अगर हम देखते हैं तो गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे जो है ये बिल्ड की गई कॉटन के द्वारा एज डौलेश्वरम इन राजमुंड्री। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों की गई, जिससे कि यहाँ पर स्टोन जो है वो सप्लाई किया जा सके जो डैम है गोदावरी रिवर पर उसके कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आप देखिए पहले भी हमें देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पर 1851 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सोलनी एक्विडक्ट रेलवे जो है ये बिल्ड की गई प्रॉबी कौटली के द्वारा रुड़की में। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया गया ओवर दी सोलानी रिवर। एंड देन यहाँ पर इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो है वो यहाँ पर आती है। कब आती है तो 1853 16 अप्रैल 1853 को फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन यहाँ पर देखने को मिलती है, जो ऑपरेट की गई ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे एंड हॉल की गई 3 स्टीम लोकोमोटिव के साथ। यहाँ पर साहिब, सिंध एंड सुल्तान। तो क्या है, ये भी नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको पूछे जा सकते हैं। 34 किलोमीटर विद 400 पीपल इन दी 14 कैरेजेस यहाँ पर हमें देखने को मिलती है बोरी बंदर, मुंबई से लेकर तो ठाणे तक। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप खुद सोच सकते हो। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये ठाणे तक थी, लेकिन फिर इसको और एक्सटेंड कर दिया जाता है कल्याण तक। अब जब कल्याण तक एक्सटेंड कर रहे हैं तो फिर वहां पर जो ब्रिज है वो भी बनाना पड़ता है। तो उसी से रिलेटेड हमें एक ब्रिज जो है वो भी देखने को मिलता है, थाने वियाडक्ट। तो ये आप देख सकते हो किस तरीके का एक ब्रिज है। ये इंडिया का फर्स्ट रेलवे ब्रिज है जो बिल्ड किया गया ओवर द ठाणे क्रिक, जब मुंबई ठाणे लाइन जो है इसको एक्सटेंड किया गया कल्याण तक। तो ये भी इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो आपको हिस्ट्री जो इंडियन रेलवेज की वो अच्छे तरीके से पता चल गई है। अब हम आते हैं यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन पर। तो प्राइवेटाइजेशन जो यहाँ पर बात हो रही है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये प्राइवेटाइजेशन मतलब होता क्या है। प्राइवेटाइजेशन मतलब है कि जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सौंप देना, उसको प्राइवेट प्लेयर के हाथ में दे देना कि लो भैया अब तुम यहाँ पर चलाओ, हमारी यहाँ पर जिम्मेदारी खत्म, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये हमें देखने को मिलता है प्राइवेटाइजेशन। अब बहुत सारे लोगों को जो डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन है इसमें भी डिफरेंस जो है वो समझने में काफ़ी मुश्किल होती है। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है हम निवेश कर रहे हैं किसी चीज़ में, मतलब हम क्या करते हैं, हम पैसे देते हैं एंड उसमें हमारे शेयर्स हो जाते हैं उस चीज़ में। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि हम शेयर बेच दे रहे हैं, मतलब हमें यहाँ पर हाथ में पैसे मिल रहे हैं, वो होता है डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो हो सकता है कि आपके पास अगर 100 शेयर्स है तो डिसइन्वेस्टमेंट आप तब भी बोलोगे जब आप 5 शेयर बेच रहे हो। डिसइन्वेस्टमेंट आप तब भी बोलोगे जब आप 10 शेयर बेच रहे हो, या 30 शेयर बेच रहे हो, 40 शेयर बेच रहे हो, 50 बेच रहे हो, पूरे 100 बेच रहे हो, तो डिसइन्वेस्टमेंट ही कहलाया जाएगा। लेकिन प्राइवेटाइजेशन हम कब कहेंगे, प्राइवेटाइजेशन तब कहेंगे जब आपका 50% से कम किसी चीज में ओनरशिप रहे, तब ये प्राइवेट के हाथ में वो रहेगा, है ना। गवर्नमेंट का अगर ओनरशिप जो है 50% से कम है तब हम बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन जो है वो हुआ है। तो डिसइन्वेस्टमेंट के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, टोकन डिसइन्वेस्टमेंट होता है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होता है। खैर वो जो इकोनॉमी के हमारे लेक्चर्स हैं एमएम एकेडमी ऐप पर, उसमें मैंने कवर किया हुआ है, तो यहाँ पर उतना हम डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की जो बात हो रही है इंडियन रेलवेज की, तो वो यहाँ पर किस तरीके से होती है, मतलब उसका क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं लो क्वालिटी ऑफ सर्विस, कैटरिंग एंड पंचुअलिटी। आप सभी को पता है इंडियन रेलवेज जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, रैदर इनफेमस है, जो उसकी पंचुअलिटी है उसको लेकर। मतलब जो 10 बजे की ट्रेन है वो निकलेगी 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। मतलब कई बार तो ऐसा हो गया है कि अगर ट्रेन का टाइमिंग है शाम को 5 बजे का, लेकिन वो पंचुअलिटी इतनी ज़्यादा उसकी हो गई है लेट होने में कि वो हर रोज़ रात को 8 बजे पहुंच रही है, तो लोग अब 5 बजे नहीं जा रहे हैं उसका ओरिजिनल टाइम पे। जब लेट होने के बाद वो ट्रेन पहुंचती है वही टाइम पे अब लोग पहुंचते हैं। तो ये पंचुअलिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनफेमस है। देन उसके बाद कैटरिंग की जो सर्विसेज है, बाकी जो सर्विसेज है काफ़ी लो क्वालिटी की हमें देखने को मिलती है। क्यों, गवर्नमेंट के हाथ में है। लो इंटरनल रेवेन्यू जो है वो हमें देखने को मिलता है, क्यों, क्रॉस सब्सिडाइजेशन रेवेन्यू की वजह से। अब ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन रेवेन्यू क्या होता है, देखिए दो तरीके की ट्रेन हमें देखने को मिलती है ब्रॉडली। एक होती है फ्राइट ट्रेन और एक होती है पैसेंजर ट्रेन। फ्रीट ट्रेन मतलब क्या होता है, जो हम जिसको मालगाड़ी कहते हैं, मतलब जो लगेज लेकर जाती है। एंड जो पैसेंजर ट्रेन है मतलब जो लोगों को लेकर जाती है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो पैसा कमाया जा रहा है फ्राइट ट्रेन की बदौलत, तो वो पैसा डाइवर्ट किया जाता है जो पैसेंजर ट्रैफिक रेवेन्यू में शॉर्टफॉल हो रहा है। मतलब देखिए ये ट्रेन जो है कुछ यहाँ पर प्रॉफिट कमा रही होगी, ये ट्रेन जो है ये कुछ प्रॉफिट कमा रही होगी। अब यहाँ पर क्या होता है, पैसेंजर के ऊपर जो टिकट्स है उसका दबाव ना पड़े, इसलिए ये लॉस में चलती रहती है कि ठीक है हम कम टिकट के प्राइसेस रखते हैं, हम लॉस में चलेंगे। तो यहाँ से जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है उसको डाइवर्ट किया जाता है यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन की तरफ। तो मतलब ये हमें क्रॉस सब्सिडाइजेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इंटरनल रेवेन्यू जो है काफ़ी कम आता है। एंड देन यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। जो एक्सपेक्टेशन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जो कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो हम भी यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि यार टाइम पे आना चाहिए। अब टाइम इज़ मनी अगर हम बोल रहे हैं, तो मतलब अगर इतना लेट आ रही है तो हमारा तो कितना ज़्यादा पैसा जा रहा है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है। इसी की वजह से यहाँ पर ज़रूरत लगती है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो होना चाहिए। अब अगर प्राइवेटाइजेशन है तो फिर उसके एडवांटेजेस क्या क्या है। अब देखिए जब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो हमें कई सारे एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो ये देखिए, प्राइवेट के हाथ में अगर कोई चीज़ चली आती है तो वो सर्विसेज जो है वो अच्छी देने की कोशिश करता ही करता है। तो इसलिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। सैनिटेशन एंड हाइजीन जो है वो यहाँ पर इम्प्रूव्ड रहेगा। देन यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन ऑफ प्राइस, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपटीशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, है ना। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर रेलवे चला रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, फेयर प्राइजेज जो है उसमें रिडक्शन हमें देखने को मिलेगा। बाकी फैसिलिटीज़ जो उसमें इंप्रूवमेंट देखने को, चलो 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 हमारे पास ज़्यादा बेटर है, तुम हमारे पास आओ। ऐसा हमें जैसे प्राइवेट जो बसेस होती है उसमें देखने को मिलता है ना, कि ये 200 रुपये ले रहा है, मैं 180 में दे दूंगा, तुम चलो हमारे साथ चलो, तुमको यहाँ पर जो टॉयलेट है वो भी ट्रेवल्स में मिल जाएगी। तो मतलब बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ देते हैं। देन यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट के हाथ में रहेगी तो ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, इसलिए एक्सीडेंट जो है वो भी यहाँ पर कम होंगे। देन यहाँ पर बेटर टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब प्राइवेट के हाथ में जाएगा तो जितनी ज़्यादा R&D करना चाहे उतनी कर सकता है, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहे उतनी कर सकता है, जिससे कि रिजल्ट जो है, आउटकम जो है काफ़ी बेहतर मिले। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर करप्शन जो है वो भी कंट्रोल में रहेगा। गवर्नमेंट के हाथ में तो करप्शन ही करप्शन है। पॉलिटिकल इंटरफियरेंस जो है वो यहाँ पर कम हो जाएगा।
नहीं तो मोस्टली क्या होता है कि नहीं यार प्राइजेस जो है वो कम रखो। जो यहाँ पर मतलब जो इंटरफियरेंस है रेलवे की इसमें पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा रहता था, वो यहाँ पर कम हो जाएगा। देन यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो भी यहाँ पर जनरेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइजेस जो है वो प्राइवेट प्लेयर अपने हिसाब से सेट करेंगे। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं, तो उसमें आता है सबसे पहले तो इंक्रीज्ड फेयर। मतलब यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर जो है उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए प्रॉफिट, उनको चाहिए बिजनेस, उनको चाहिए धंधा, उनको चाहिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट। इसलिए वो प्राइजेस जो है टिकट के वो बढ़ा देंगे कि भैया R&D हम कर रहे हैं, हम आपको इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो हम इसलिए क्या करेंगे, हम टिकट के प्राइजेस बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, गरीब इंसान जो है, जो जिसका अधिकार है कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है, वो यहाँ पर जा सकता है। देन कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पर इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है फोर्थ लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसको ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मोनोपोली क्या है कि इतना यहाँ पर मेंटेनेंस जो है रेलवेज का काफ़ी कॉस्टली है। अब इतना कॉस्टली होने की वजह से बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर जो है वो नहीं आएंगे कि हमको रेलवे चाहिए, हमको रेलवे चाहिए। वो बोलेंगे यार ऑलरेडी लॉस में चल रहे, हमको नहीं चाहिए। तो इसमें हो सकता है कि कुछ गिने चुने लोग जो है वही सिर्फ यहाँ पर रेलवे में आए, तो यहाँ पर उनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। वो बोलेंगे यार फ्यू प्राइवेट प्लेयर जो है उनकी यहाँ पर मोनोपोली है, हम जो रेट बोलेंगे वो हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, हाई फेयर प्राइसेस जो है इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो भी हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि क्या है कि अभी अगर समझ लीजिए कोई उसको प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है फार्मर को भेजने के लिए अगर टिकट के जो है वो 10 रुपए लग रहे हैं, ठीक है, तो अगर आगे 50 रुपए लगते हैं तो अपने आप ये जो अपने बेच भेज रहा है वो उसके भी तो प्राइसेस बढ़ा देगा ना, इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलेगा। देन डिविडेंड, यहाँ पर क्या होता है, जब भी प्रॉफिट मिलता है गवर्नमेंट को तो उनको डिविडेंड मिलता है, तो ये जो डिविडेंड है वो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो खो देगा अगर वो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो बेच देता है, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। देन उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है वो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए वे फॉरवर्ड में सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर अगर प्राइवेट, देखिए एक तो सबसे पहले तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला है प्राइवेटाइजेशन जो है पूरी तरीके से हम रेलवेज का जो है वो नहीं सोच रहे हैं, हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो चाह रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। जो रेलवेज है उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी तो अपने आप यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो उसका इंक्रीज हो जाएगा, इफिशियंसी हम इंक्रीज कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर वे फॉरवर्ड हमारा क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर प्राइवेटाइजेशन होता भी है, अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाता भी है, अगर पूरा प्राइवेट सेक्टर सब कुछ हैंडल करता है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैंडल करता है, उसी के कब्जे में इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, पूरा ऑपरेशन उसके हाथ में आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, तो लेकिन हमें यहाँ पर प्रॉपर लेबर लॉज जो है वो लगाने पड़ेंगे। नहीं तो क्या होता है यहाँ पर कि जो समझ लीजिए जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमको रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, तो यहाँ पर जितने लोगों की जरूरत है रेलवे में, समझ लीजिए 10 लोगों की जरूरत है, तो क्या करती है यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है कि चलो भैया हम रिक्रूट कर लेते हैं, यहाँ पर 100 लोगों को रिक्रूट कर लिया, जहां पर 10 लोगों का काम था वहां 100 लोगों को रिक्रूट कर लिया, जस्ट टू गिव दी जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो इससे क्या होगा, इससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो लेबर लॉज यहाँ पर प्रॉपर रहने चाहिए कि यहाँ पर जो 100 लोगों को ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टीज ने रिक्रूट किया हुआ है, गवर्नमेंट ने किया हुआ है, तो अब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो उनको निकालना शुरू कर देंगे, है ना। तो उसके लिए प्रॉपर लेबर लॉज रहने चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में क्या किस तरीके के लेबर जो है वो काम करेंगे। प्राइस रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो रहना चाहिए, प्राइस जो है वो रेगुलेट सही ढंग से रहना नहीं, टिकट के प्राइसेस एकदम डबल ट्रिपल कर देंगे। देन यहाँ पर स्यूडो प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, मतलब यहाँ पर क्या है, ओनली ऑपरेशन ऑफ रेलवेज शुड बी ट्रांसफर टू प्राइवेट प्लेयर, ऑपरेशन जो है वो रहना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट ने अपने ताबे में ही रखना चाहिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेज जो है, जैसे कि जापान अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन जो है रेलवेज का सक्सेस स्टोरी हमें देखने को मिलती है, तो वो यहाँ पर हम प्रैक्टिस जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं कुछ मॉडिफिकेशन के साथ जो हमारे यहाँ पर सूट हो, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं विवेक डेब्रॉय कमिटी जो है उसके भी रिकमेंडेशंस यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनके द्वारा क्या बोला गया है, उनके द्वारा सबसे पहले तो बोला गया है यहाँ पर कमर्शियल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन यहाँ पर रहना चाहिए। देन यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन जो है नॉन कोर फंक्शंस के, जैसे कैटेगरिंग, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनिंग ऑफ लोकोमोटिव्स, इसका प्राइवेटाइजेशन जो है यहाँ पर कर लो, बिंदास कर लो। देन उसी के साथ साथ यहाँ पर उनके द्वारा बोला गया है कि प्राइवेट एंट्री जो उसको एनकरेज जरूर करना चाहिए, मतलब यहाँ पर फ्लाइट ट्रेन हो पैसेंजर ट्रेन हो दोनों में यहाँ पर प्राइवेट एंट्रीज जो है वो अलाउड रखना चाहिए। एंड इंडिपेंडेंट रेगुलेटर जो है, जैसे कि यहाँ पर रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है गवर्नमेंट से प्राइवेट प्लेयर की तरफ हमें भेज देना चाहिए। तो ये सारे रिकमेंडेशन जो इनके द्वारा दिए गए थे, कभी कभार क्या होता है ये भी अगर आप कोट कर देते तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़े फैक्ट जो है वो जान लेते हैं रेलवेज के बारे में। तो यहाँ पर फैक्ट्स में सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास ये आती है कि फेरी क्वीन ये ओल्डेस्ट फंक्शनिंग स्टीम इंजन है पूरी दुनिया में, ये प्लाइंग है बिटवीन न्यू दिल्ली एंड अलवर राजस्थान में। तो क्या है, देखिए क्या है, जो फैक्ट्स है वो अगर बहुत टाइम हो जाए तो चेंज होते हैं,
इसलिए क्या है कि हमारा जो नेटवर्क है वो इतना है, हमारा नेटवर्क फोर्थ लार्जेस्ट है, फिफ्थ लार्जेस्ट है, सिक्स लार्जेस्ट है, सेवन्थ है, एट्थ है, नाइन्थ है, ये कभी कभार चेंज होता रहता है। एंड जो ओल्डेस्ट चीज़ रहती है वो भी कभी कभार चेंज होती रहती है क्योंकि डिसमेंटल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। प्लस यहाँ पर अगर हम देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को, तो ये भी कभी कभार चेंज हो जाते हैं, ऐड होते हैं, सब्सट्रैक्ट होते हैं। तो 4 साइट जो है इंडियन रेलवेज की, उसे डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा। उसमें आते हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन, मुंबई सीएसटी एंड कलका शिमला रेलवेज। तो ये हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद इंडियन रेलवे जो है उसे नेशनलाइज किया गया 1951 में, ये फैक्ट चेंज नहीं होगा। देन उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है टॉयलेट जो उनको इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन रेलवेज में 1909 में। तो आप समझ रहे हो टॉयलेट्स कब इंट्रोड्यूस किए गए। तो ये चीज़ यहाँ पर आती है क्योंकि इस टाइम पर जो इंडियंस है काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में आ गए थे। यहाँ पर मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट सब यहाँ पर अपनी अपनी जो रोल है वो प्ले कर रहे थे 1909 तक। तो अपने आप जो ब्रिटिशर्स है उनकी पतलून गीली होना शुरू हो गई थी, तो उन्हें टॉयलेट जो है वो ऐड कर दिए थे। देन इंडियन रेलवे जो है कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन जो उन्होंने शुरू किया न्यू दिल्ली में 1986 में। देन 1994 में फर्स्ट लाइव टेलीकास्ट जो है रेलवे बजट का वो हमें देखने को मिला। पहले क्या होता था, पहले रेलवे बजट एंड हमारा जनरल बजट जो है वो अलग अलग पेश होते थे, बाद में उसको मर्ज कर दिया गया इंडियन रेलवे एंड हमारे जनरल बजट में। 2000 में ममता बनर्जी जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ममता बनर्जी जो है ये पहली महिला बनती है जो रेलवे मिनिस्टर बनी थी। ठीक है, और ये इकलौती ऐसी रिकॉर्ड है इनका कि इकलौती ऐसी महिला रेलवे मिनिस्टर है जिन्होंने अलग अलग पार्टीज के थ्रू, जिनकी सरकार थी उसमें यहाँ पर अपना कार्यकाल जो है वो संभाला हुआ है। अब यहाँ पर ये वाला जो है, ये नाम इतना बड़ा नाम है, ये स्टेशन जो है लॉन्गेस्ट नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पूरी इंडिया में लॉन्गेस्ट नाम का है ये, तो ये आप देख सकते हो। एंड स्टेशन जो सबसे छोटा नाम का है वो कौन सा है, वो है ईब, ईब ओडिशा में। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी हमारे रेलवे से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ जानकारी यहाँ पर मिली होगी। अगर मिली है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड MM Academy ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।